दोस्तों, आज आप सुनेंगे छोटी थ्रिलर स्टोरीज की सीरीज में अगली कहानी, जिसके लेखक हैं ली रॉस ट्रैपनेल। और कहानी का नाम है खेल खेल में। जैसे ही सिपाही बॉब टॉलीवर इंडस्ट्रियल एस्टेट के पीछे वाली रेलिंग के पास से गुजरा तो उसे अपना बचपन याद आ गया कि जब वो 12 साल का था तो कैसे हाथ में कोई डंडा या पेड़ की टहनी लेकर वो उसे रेलिंग के साथ टकराते हुए कैसे भागा करता था। उससे ऐसी आवाज पैदा होती थी मानो मशीन गन से तड़ातड़ गोलियां छूट रही हों। उसने सड़क पर आगे पीछे नजरें दौड़ाईं। आसपास कोई और बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। सड़क के पास दूर तक फैला हुआ एक उबड़-खाबड़ मैदान था, जिसमें यहाँ वहां जंगली झाड़ियां और पेड़ उगे हुए थे। लोहे की वो रेलिंग भी कुल 15 मीटर लंबी थी। बाकी हिस्सा एक ऊंची कंक्रीट की दीवार से बंद था। सालों पहले तो इस छोटे से इंडस्ट्रियल हिस्से में ना तो ये रेलिंग थी और ना ही कोई दीवार। सब कुछ खुला पड़ा था और वहां की फैक्ट्रियों तक माल ढोने वाले ट्रक पिछली सड़क का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन तब आमतौर पर वहां चोरियां भी होती रहती थीं। लिहाजा फैक्ट्री मालिकों की शिकायत पर काउंसिल के एक अधिकारी ने वहां एक पक्की दीवार बनवाने का फैसला लिया और दीवार का काम शुरू हो गया। लेकिन बाद में जब खर्चा उसकी उम्मीद से कहीं बहुत ज्यादा होता दिखाई दिया तो उस अधिकारी ने दीवार का काम रुकवा दिया और बाकी की 15 मीटर लंबी जगह में लोहे की रेलिंग लगवा दी। वैसे उस रेलिंग को भी काफी ऊंचा और ऊपर से नोकदार बनाया गया था ताकि कोई आदमी उसे पार न कर सके। चोरियां पहले के मुकाबले अब काफी कम हो गई थीं, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं थी। अब भी फैक्ट्रियों के गोदामों से छोटा मोटा सामान रेलिंग के बीच की जगह से पार कर दिया जाता था। इसलिए पीछे की उस सड़क पर भी पुलिस की गश्त होती रहती थी, जिसका जिम्मा अब बॉब टॉलीवर के कंधों पर आ पड़ा था, जो एक 22 साल का नौजवान था और पुलिस में नया नया भर्ती हुआ था। जब इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि रेलिंग के पार फैक्ट्री के भीतर का मैदान भी एकदम खाली है, जो कि दोपहर के 2 बजे होने की वजह से कोई हैरानी की बात नहीं थी, तो वो धीरे से टहलता हुआ सड़क से उतरकर बाहरी मैदान की तरफ गया और पेड़ से गिरी एक सूखी लेकिन मजबूत सी टहनी उठा लाया, जो एक डंडे की तरह सीधी थी। फैक्ट्री के अंदर का मैदान अब भी खाली था। बस मार्क एंड कंपनी के गोदाम के सामने एक कंटेनर ट्रक खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कोई बैठा नहीं था। पहले उसने टहनी को रेलिंग के साथ रगड़कर उसकी आवाज सुनी। जब वो उस आवाज से संतुष्ट हो गया तो उसने एक बार फिर से इधर उधर देखा। कोई नजर नहीं आया तो वो रेलिंग से उस टहनी को टकराता हुआ उसके साथ बने फुटपाथ पर तेजी के साथ दौड़ पड़ा। तर 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 ऐसी जोरदार आवाज वहां गूंजने लगी। तभी उसे अपने पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई दी और सिपाही बॉब टॉलीवर के कदम जहां के तहां पत्थर की तरह जमकर रह गए। उस आवाज को टॉलीवर अच्छी तरह से पहचानता था। ये सार्जेंट बेंस्किन की आवाज थी। उसने बड़े ही खतरनाक ढंग से कहा, टॉलीवर? वो कुछ नहीं सर, बस यूं ही थोड़ा मन बहला रहा था। मन बहला रहे थे? अगर ऐसी बात है बेटे, तो हम तुम्हारे लिए लकड़ियों के एक पूरे गट्ठर का इंतजाम करवा देते हैं। फिर तुम बड़े आराम से मन बहलाते रहना। लेकिन उसके बाद क्या करोगे तुम? मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चों के साथ कंचे खेलोगे, है ना? क्या तुम जानना चाहोगे टॉलीवर कि मुझे तुम्हारा भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? जी सर, मैं देख रहा हूं टॉलीवर कि गली के कुछ आवारा छोकरों के साथ तुम कंचे खेलने में बिजी हो और उधर शहर के सारे चोर लुटेरे इस इंडस्ट्रियल एस्टेट का माल पार करने में बिजी हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो टॉलीवर, यहाँ की निगरानी और सुरक्षा की खातिर ही यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हारी तनख्वाह आती है। और तुम्हें ये तनख्वाह काम के लिए मिलती है, ना कि लकड़ी हाथ में लेकर रेलिंग के साथ ऑर्केस्ट्रा बजाने के लिए। समझ में आया कुछ कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं? जी ज्यादा नहीं। टॉलीवर के स्वर में अभी भी हकलाहट थी। सार्जेंट ने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए बोला, वो सामने गोदाम देख रहे हो ना, जहां वो ट्रक खड़ा है? वहां इसी हफ्ते में बहुत ही कीमती माल उतरने वाला है। सेबल का नाम सुना है कभी? नेवले की तरह का एक जानवर होता है जिसके बाल बहुत ही कीमती माने जाते हैं और बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। उन्हीं कीमती बालों की एक बहुत बड़ी खेप इसी हफ्ते इस गोदाम में उतरने वाली है, जिसकी कीमत है 2.5 लाख पाउंड।
वो खेप हफ्ते के सिर्फ आखिरी 2-3 दिन ही यहाँ रहेगी, लेकिन इस बीच अगर किसी बदमाश को उसकी भनक लग गई और उसने कोई खुराफात कर दी तो समझ लेना कि हम सब की जान आफत में आ जाएगी। और इसीलिए मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं टॉलीवर, कि बच्चों की तरह डंडे से रेलिंग बजाना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। अपनी आंखें और दिमाग हर समय खुले रखो और चौकन्ने रहो। अब तुम्हारी समझ में आया कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं? यस सर, बिल्कुल साफ साफ और अच्छी तरह से समझ में आ गया। सार्जेंट बेंस्किन से झाड़ खाने के 2 दिन बाद टॉलीवर अपनी ड्यूटी से लौटकर 7 स्टार्स नाम के एक पब में लकड़ी के पार्टीशन के पास बैठा हुआ था। अचानक उसके कानों में एक बातचीत के कुछ अंश पड़े जो उस समय तो उसके लिए बिल्कुल बेमतलब और अर्थहीन थे, लेकिन बाद में उनका महत्व उजागर होना था। वो पब टॉलीवर के घर के नजदीक था, इसलिए वो अक्सर ही वहां आता जाता रहता था। बार काउंटर के सामने लकड़ी के पार्टीशन के साथ वाला वो कोना उसकी खास पसंदीदा जगह थी, क्योंकि यहाँ वो सबसे अलग थलग बैठा होने के बावजूद भी पूरे हॉल की गतिविधियों को बड़े आराम से देखता रहता था और साथ ही इत्मीनान से बियर के घूंट भरता हुआ उस दिन के अखबार में आई क्रॉसवर्ड पजल को हल करता रहता था। उसे क्रॉसवर्ड हल करने का बेहद शौक था। आज भी वो इसी काम में लगा हुआ था जब उसे लकड़ी के पार्टीशन के दूसरी तरफ की वो आवाजें सुनाई दी। ये 2 आदमी थे जो आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक की आवाज काफी भारी और कर्कश थी, जबकि दूसरे की पतली और नकियाती हुई थी। भारी आवाज वाला आदमी कह रहा था, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी ही काम शुरू कर देना चाहिए। नकियाती आवाज वाले ने कहा, मैं तो समझता हूँ हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। क्या गड़बड़ हो सकती है? टॉलीवर को दूसरे आदमी का जवाब सुनाई नहीं दिया, लेकिन पहले वाला अचानक ही उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पकी पकाई खीर सामने मौजूद हो तो कोई बेवकूफ ही उसे खाने से इनकार कर सकता है। अरे लेकिन ये बात तो तुम कह रहे हो ना कि वो पकी पकाई खीर है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। आदमी के इरादे बुलंद हों तो दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है उसके लिए। बस खोपड़ी में थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए, फिर तो लोहा भी मक्खन की तरह कट जाता है। इतना कहकर वो और भी ज्यादा जोर से हंसा। फिर खाली ग्लासों के मेज पर रखे जाने की आवाज के साथ कुर्सियों के पीछे खिसकने की आवाज भी सुनाई दी। टॉलीवर ने तुरंत गर्दन उठाकर सामने की तरफ देखा और वहां बोतलों की अलमारी के साथ लगे पतले और लंबे शीशे में एक पल के लिए एक बड़ी दाढ़ी वाले की झलक दिखाई दी, जो तुरंत ही अपने साथी के साथ दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर घूम गया। टॉलीवर के आसपास फिर सन्नाटा छा गया। उसने बियर का घूंट भरा और फिर से अपनी क्रॉसवर्ड पहेली में डूब गया। 4 दिन बाद टॉलीवर फिर से डाउनसाइड इंडस्ट्रियल एस्टेट इलाके में घूम रहा था। इस बार उसे चोरी की एक कार की तलाश थी। वो जानता था कि आमतौर पर नौजवान लड़के किसी लावारिस कार को चुरा लेते थे और फिर कुछ घंटे मौज मस्ती करने के बाद उसे इंडस्ट्रियल इलाके के पिछवाड़े के जंगल में कहीं भी छोड़कर भाग जाते थे। काफी कोशिशों के बाद एक झाड़ी के पीछे उसे वो कार मिल गई। उसने अपने रेडियो फोन के द्वारा उसके मिलने की खबर भी भेज दी। इसी बीच उसे कुछ घूं घूं की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी मशीन से जमीन में सुराख किया जा रहा हो। कहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए वो पास के एक टीले पर चढ़ गया। उसने देखा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट की पिछली रेलिंग वाले हिस्से के पास काउंसिल की नीली जैकेट में कुछ मजदूर फुटपाथ की खुदाई करने में जुटे हुए थे। उन्होंने करीब 15-20 सीमेंट की चौकोर पट्टियां उखाड़कर एक तरफ ढेर लगा रखा था। उस समय एक आदमी उनके नीचे की जमीन पर ड्रिल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी तेज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। वहां एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था, जिसके पास बैठे 2 मजदूर एक छोटी सी अंगीठी पर शायद चाय बना रहे थे। एक छोटा लड़का हाथ में एक डंडा पकड़े हुए बड़ी ही दिलचस्पी के साथ उनको देख रहा था। शायद ये वही टहनी नुमा डंडा था जिसे टॉलीवर ने उस दिन वहां फेंका था जब सार्जेंट बेंस्किन ने उसे अच्छी खासी झाड़ पिलाई थी। टॉलीवर मुड़ने को हुआ तो उसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी टेंट से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसकी शक्ल न जाने क्यों टॉलीवर को कुछ पहचानी सी लगी। उस दढ़ियल ने लड़के को वहां खड़ा देखकर उसे वहां से भाग जाने के लिए धमकाया। लड़के ने जीभ बाहर निकालकर उसे मुंह चढ़ाया और वहां से भाग गया। टॉलीवर मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। लड़के की उस हरकत पर उसे अपना बचपन याद आ गया था। उस चोरी की कार के पास टॉलीवर को तब तक निगरानी के लिए मौजूद रहना पड़ा जब तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आदमी वहां नहीं पहुंच गया।
इसके लिए उसे काफी देर इंतजार करना पड़ा। इसीलिए जब वो कार लेकर वहां से चला गया तो टॉलीवर ने चैन की सांस ली। जंगल से निकलकर मैदान में से होता हुआ वो सड़क पर पहुंचा तो उसने उन मजदूरों को अपना काम निपटाने के बाद सारा तामझाम समेटकर ट्रक में रखते हुए पाया। उसके देखते ही देखते ट्रक वहां से रवाना होकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। उनके जाते ही टॉलीवर को वही छोकरा फिर से नजर आ गया। वो उस समय वही डंडा हाथ में लिए रेलिंग के दूसरे किनारे पर खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। टॉलीवर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो लड़के की हिम्मत बढ़ी और उसने वो डंडा रेलिंग से टकराते हुए जोर की दौड़ लगाई। तड़ 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 गड़क 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 गड़क। बॉब टॉलीवर ने चौंक कर रेलिंग की तरफ आश्चर्य के साथ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस बीच लड़का रेलिंग के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद डंडे को रेलिंग से टकराता हुआ वापस उल्टी तरफ जा रहा था। गड़क 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 तड़ 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 तड़। जब वो लड़का रेलिंग के दूसरे छोर पर वापस पहुंच गया तो टॉलीवर ने उसे पुकारा, ए बच्चे सुनो। लड़के ने उसकी तरफ शंका भरी नजरों से देखते हुए सावधानी से पूछा, क्या है? जरा उधर से एक बार फिर पहले की तरह दौड़ते हुए आना तो। लड़के ने टॉलीवर को देखा, फिर मुस्कुराया और फिर डंडे को रेलिंग से टकराता हुआ पहले की तरह दौड़ पड़ा। फिर से वही आवाजें गूंजी, तड़ 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 तड़, गड़क 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 गड़क। टॉलीवर ने हाथ उठाकर उसे कहा, बस काफी है, अब तुम जाओ यहां से। उस लड़के के जाने के बाद वो झुककर रेलिंग को बड़े ही गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसे याद आ गया कि उसने उस दाढ़ी वाले को पहले कहाँ देखा था। थोड़ी ही देर बाद वो सार्जेंट बेंस्किन के सामने खड़ा था। रात के अंधेरे में डूबे जंगल की ठंडी हवा के कारण ठिठुरते हुए सार्जेंट बेंस्किन ने कहा, अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला तो बेटा टॉलीवर समझ लो कि तुम तो गए। सुपरिटेंडेंट साहब बेकार में वक्त बर्बाद करने वालों के साथ बड़ी ही सख्ती से पेश आते हैं, ये याद रखना। हट्टे कट्टे सार्जेंट के साथ झाड़ियों के बीच छिपे टॉलीवर ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। हालांकि उसे मालूम था कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के पिछले हिस्से में पुलिस के 20 सिपाही चारों तरफ छुपे हुए हैं। उनका नेतृत्व खुद सुपरिटेंडेंट जॉर्ज ब्लेड्स कर रहा था, जो शाबाशी देने के मामले में जितना कंजूस था, गालियां और सजा देने के मामले में उतना ही उदार था। टॉलीवर ने फुसफुसाते हुए सार्जेंट बेंस्किन से कहा, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है सर, कितनी सफाई से उन लोगों ने रेलिंग का एक हिस्सा काट कर फिर से जमीन में गाड़कर खड़ा कर दिया कि थोड़ा सा हिलते ही वो हिस्सा गिर जाए ताकि वो लोग अपने ट्रक को बड़े आराम से अंदर तक ले जा सकें। हाँ, उसे देखने के बाद ही तो मुझे तुम्हारी बात पर थोड़ा यकीन आया था। और सर, उन लोगों ने काउंसिल के मजदूरों जैसी नीली जैकेटें पहनी हुई थी और दिखावे के लिए ड्रिल चला रखी थी ताकि उसकी तेज आवाज में लोहे की आरी से रेलिंग काटने की आवाज दब जाए। 7 स्टार पब में बात करते टाइम वो दूसरा आदमी शायद इसलिए घबरा रहा था कि वहां काम करते वक्त अगर काउंसिल के किसी आदमी ने अचानक वहां पहुंचकर ये जान लिया कि वो सब सरकारी मजदूर नहीं हैं तो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। और तुम्हें पक्का यकीन है टॉलीवर कि ये सब उन लोगों ने उस गोदाम में रखे सेबल के कीमती बालों को उड़ाने के लिए ही किया है? तो सर, और किस लिए वो लोग इतनी मेहनत करेंगे भला? उस दाढ़ी वाले को मैंने ये कहते सुना था कि खोपड़ी में थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए, फिर तो लोहा भी मक्खन की तरह कट जाता है। और आज उसी दाढ़ी वाले को मैंने यहाँ रेलिंग के पास देखा। कटी हुई रेलिंग आपने खुद अपनी आंखों से देख ली। अब यकीन करने के लिए इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, बेंस्किन ने कहा। थोड़ी ही देर में रात के अंधेरे में किसी ट्रक के इंजन की आवाज पास आती सुनाई दी। उसके साथ ही टॉलीवर के रेडियो फोन पर सुपरिंटेंडेंट ब्लेड्स की अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, लगता है वे लोग आ रहे हैं, सब तैयार रहो। जहां वे लोग झाड़ियों में छिपे बैठे थे वहां से उन्हें एक ट्रक की काली आकृति दिखाई दी जो रेलिंग की तरफ ही बढ़ रही थी। उनके देखते ही देखते ट्रक की हल्की सी टक्कर से ही रेलिंग टूटकर एक तरफ जा गिरी और ट्रक आगे बढ़ा तो लोहे की उस बड़ी बड़ी नुकीली कीलों वाली चटाई पर जा चढ़ा। सुपरिंटेंडेंट ब्लेड्स ने इसी उद्देश्य के लिए रेलिंग के पार की जमीन पर उसे बिछवाया था। नुकीली कीलों के टायरों में घुसते ही वो धमाकों जैसी जोरदार आवाज के साथ फटे और ट्रक थोड़ा लड़खड़ाने के बाद वहीं रुक गया। उसके बाद सब कुछ बहुत ही तेजी से घटा। पलक झपकते ही पुलिस वालों ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया और उस दाढ़ी वाले को ड्राइविंग सीट से खींचकर नीचे उतार लिया गया।
जब उसके हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही थी तो वो किसी पागल कुत्ते की तरह बिफरता हुआ चिल्लाया, सत्यानाश हो तुम पुलिस के कुत्तों का। तुम्हें इसकी गंध कैसे लगी? आखिर आखिर तुम्हें मेरे प्लान का पता कैसे लगा? टॉलिवर ने उसकी नाक पकड़कर हिलाई और बोला, अगर हम ये कहें कि हमें इसका पता खेल खेल में चला तो तुम्हें जरा भी यकीन नहीं आएगा बेटे। और फिर वो जोर से हंस पड़ा। उसके साथ ही बाकी पुलिस वाले भी अपनी इस नायाब कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।